सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक आज शब आशूर है और दुनिया भर में आशिकाने अहले बैत इत्तिहार के दिल गम से चूर चूर है। दुनिया ने बड़े बड़े हादसात देखे, ऐसे लम्हे के क़यामत के जिन पर गुमा गुजरे, मगर वक्त के मरहम ने सारे ज़ख्म भर दिए। लेकिन करबला में हुसैनी काफ़िले पर जो सितम टूटे, 1400 साल से ज़्यादा गुजर गए और गम हुसैन है कि अब भी तरोताज़ा है। शिद्दत दर्द का कहना है कि जैसे कल ही का सानिया है, क्योंकि यह सिर्फ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लाल अली अलैहिस्सलाम के नूर नज़र का ही तो जिगरा है, जिन्हें पता है कि करबला में क्या होने वाला है। फिर भी हुसैनी काफ़िला उसी करबला की जानिब बढ़ता ही चला जा रहा है। सच बताइए, ऐसा अज़्म, ऐसा हौसला क्या तारीख़ इंसानी ने कभी देखा है? अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर सर कटाने, दीन बचाने चले आए। कुर्बान जाइए आपकी ज़ात बाबरकात पर कि अकेले नहीं आए, अपने गुलशन में खिले सारे फूल भी निछावर करने को साथ लाए। जब जब दुनिया में मार्का हक़ व बातिल का जिक्र होता है तो निसाब यही वाक़या करबला होता है। हुसैन वो हैं जिन्हें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अपना फूल कहा, वो जो दोषे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवार कहलाए, जिनके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे तवील कर दिए, मिंबर से उतर गए, खुतबे छोड़ दिए, आपको आगोश रहमत में लिया, जिनको बारगाह रिसालत से हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का मुजदा मिला। और इसी हुसैन की गर्दन पर बदबख्तों ने खंजर चलाया, सर अक़दस नेज़े पर उठाया, जिसमें अथर को पामाल किया, जुल्म सितम के सारे तीर बरसा दिए। लेकिन हुआ क्या? शहीद होकर हुसैन अमर हो गए और हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके यजीद फना हो गया और वासिफ बासफ़ा ने मोहब्बत का, उल्फत का, अक़ीदत अहले बैत का हक़ अदा कर दिया। क्या खूब कह गए कि हुसैन सच्चा, हुसैन आला, हुसैन अशरफ, हुसैन बरतर, यजीद झूठा, यजीद असफल, यजीद अर्जल, यजीद कमतर, हुसैन मुस्लिम, हुसैन मोमिन, हुसैन आलिम, हुसैन आदिल, यजीद फासिक, यजीद मुल्हिद, यजीद जाहिल, यजीद कातिल, हुसैन सादिक, हुसैन अबियज़, हुसैन मुस्लिह, हुसैन साबिर, यजीद कासिब, यजीद असवद, यजीद मुफसिद, यजीद जाबिर, हुसैन मुस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन दाखिल, हुसैन आकिल, यजीद मनफी, यजीद नाकिस, यजीद खारिज, यजीद बातिल। यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की, शहीद करके यजीद फ़ानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। करोड़ हा करोड़ दुरूद व सलाम हो, रहमतों का नुज़ूल हो इमाम आली मकाम पर, शुहदाए करब व बला की वफ़ा पर। आगे बढ़ते हैं और अपने मामूल के प्रोग्राम की तरफ हम सैयद मुज़म्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुज़म्मिल, सबसे पहले हमने बात करनी है कि अब चंद दिन रह गए हैं हुकूमत के और हम कुछ दिनों से देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बार बार कह रहे हैं हम जा रहे हैं और अब चंद दिन है। लेकिन इन चंद दिनों में जो हम काम देख रहे हैं होते हुए वो 1.5 साल में नहीं हुए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 5 सालों में हुकूमत वो काम नहीं करती जो इस हुकूमत को अब चंद दिन में करने पड़ रहे हैं। 12 खरब 20 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी दे दी है। ये सब कुछ अब क्यों हो रहा है? जाने से पहले हम देखते हैं दौरे हो रहे हैं जहाँ पर अफसरान को भी ले जाया जाता है, मेंबरान पार्लियामेंट के रिश्तेदार भी जा रहे हैं, गाड़ियाँ तकसीम हो रही हैं, मंसूबे हो रहे हैं, तरक्याती मंसूबों के लिए 51 अरब रुपए जारी किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कि जी वो हमारे पास बड़ा हमें मोहतात होना है। ये क्या वजह है? सागदर साहब जो कहते हैं जी ये 3 महीने, क्या हम तो 3 घंटे ज़ाया नहीं कर सकते? ये उसी की एक कड़ी है? ये क्या वजह है ये, या ये इलेक्शन स्टंट है? देखें, जाने से पहले तो स्टंट ही हुआ करता है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई प्रोजेक्ट जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचाना हो तो हर हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द उसका आगाज़ करे। अब जिस तरह से मैं देख रहा था, इसकी डिटेल आपने बताया कि 12 खरब रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मंजूरी जो है वो सामने आई है। तो इसमें एक मियाँ वाली में जो चश्मा प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो वो तकरीबन 1200 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और अलमिया देखिए कि 2018 के अंदर इसकी फ़ाइनल अप्रूवल चाहिए थी और उस वक्त की जो प्लानिंग कमीशन है उसने डिले किया और क्लैरिफिकेशंस मांगते रहे और रिपोर्ट्स मांगते रहे। इस पे 2018 से 2023 आ चुका है, 5 साल हो चुके हैं, इस पे कोई काम नहीं हुआ। और इन 5 साल में जो कौम की जेब से जो कॉस्ट बढ़ी है वो 113% का इजाफा है।
यानी कि 2018 में अगर ये टाइमली अप्रूव हो जाता तो 113% कम पे ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुँच सकता था। लेकिन चूँकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, जिसकी रिपीटेडली हम बात करते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, आप कहते हैं कि हमारे रिज़र्व्स कम हो रहे हैं, लेकिन ये हर्डल्स को आप दूर नहीं करते। इवन इन्वेस्टर कोई पाकिस्तान में आता है तो उससे इतने हज़ारों सवाल होते हैं कि वो छोड़ के जाने पे तैयार हो जाता है। पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स हैं, मैं तो ज़्यादा तौर पर जानता हूँ, कहते हैं दर्जन डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान में बेचारे डर के वापस ही चले गए। ऐसे ही है जी, मेरे अपने एक जानने वाले हैं, वो एक NGO चलाते हैं, तो उनके जितने भी डोनर्स हैं जो बाहर से आते हैं, जो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, जो स्कूल एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो ये पूछते हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा सवालों के जवाब देने के लिए वक्त ही नहीं होता, जितनी लंबी फ़हरिस्त हमारे सामने रखी जाती है। तो किसी डोनर को कायल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो डोनेशन यहाँ लेकर आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि 5 साल का जो नुकसान है, जिसमें 113% इजाफा हुआ, अब उसकी बदौलत है कि ये हमें इतना महंगा पावर प्रोजेक्ट लगाना पड़ रहा है, जिसमें चाइनीज़ लोन्स भी शामिल हैं, और उस पर आपने जो है वो कमिटमेंट्स की हुई हैं, उसमें अपने जो है वो आपको देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इसका बिल्कुल एंड पे जाके अनाउंस होना, और वो भी 12 खरब रुपए के प्रोजेक्ट्स का अनाउंस होना, मुझे तो लगता है कि इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट्स इसको दोबारा से रीइवैल्यूएट करेंगी, वो दोबारा से इसकी एनालिसिस करवाएंगी, और हो सकता है कुछ मंसूबे इसमें से दोबारा ओवरटर्न हो जाएं। तो ये अलमिया है कि यहाँ पर काम शुरू होने में ही दहाइयाँ लग जाती हैं, जबकि मॉडर्न वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि दिनों में महीनों के काम और सालों के काम वो कर रहे हैं। और ये भी होता है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है उसने अपना दिखाना होता है कि पता नहीं इसमें कोई करप्शन तो नहीं हो गई। यही हमने देखा था, इमरान खान जब गवर्नमेंट आई उन्होंने CPAC के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि ये ना हो वो ना हो। हर आने वाली गवर्नमेंट तो ये आखिरी वक्त पे या तो इनको ना किया जाए या शुरू में आते ही काम कर लिए जाए, इनको डील ना कीजिए। मतलब 3 अरब 74 करोड़ डॉलर के अगर मंसूबे हैं तो जाहिर है कि ये कोई इतनी छोटी बात तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें देखें ना, ये जो फहरिस्त है काफ़ी लंबी, जिसमें पावर जनरेशन के मंसूबे हैं, इसके अलावा जो प्लानिंग कमीशन के हवाले से जो एनालिसिस करते रहे हैं। अब इसमें लगता यही है कि जिस तरह से कोई गवर्नमेंट, जिस तरह लास्ट गवर्नमेंट PMLN की थी, वो जाने से पहले उन्होंने ऐसी कमिटमेंट्स कर दी जो कि जिसको फाइनलाइज करना, जिसको रीच करना इम्पॉसिबल था। उसके अलावा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जाने से पहले IMF को जो तय करदा शराइत थी उससे इनहराफ करके पेट्रोलियम पर सब्सिडी दे दी। अब ये गवर्नमेंट जाने से पहले 12 खरब रुपए के मंसूबे अनाउंस करके चली गई है। तो डेवलपमेंट बेशक होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होना चाहिए। ये बयानिया बिल्कुल गलत बना पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों में कि सड़कें बनाने से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ते। ज़रूर बढ़ते हैं, क्योंकि जितनी ईजीली एक जो है वो ज़राए मवासलात आप प्रोवाइड करेंगे आवाम को, या ट्रैवलिंग की कॉस्ट नीचे लेकर आएंगे, उतना ही आपकी वर्किंग क्लास जो है वो इजीली मूव करेगी। और मॉडर्न वर्ल्ड में होता भी यही है कि वहाँ पर किसी इलाके को आपने तरक्की देनी है, वहाँ से सड़क गुजार दो, वो इलाका खुद ब खुद तरक्की करने लग जाता है, लोगों को एक्सेस मिल जाती है। तो वो बयानिया जो है उससे तो मैं एग्री नहीं करता, लेकिन देखा ये जाए कि अगर पाकिस्तान के अंदर इन मंसूबों को जिस तरह से चलाया जाता है, जैसे ठेके दिए जाते हैं और गैर शफाफियत से ये सारे काम किए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक हर्डल है, जिसकी वजह से बार बार नोटिस होते हैं, सो मोटोज लिए जाते हैं और रोका जाता है चीज़ों को। लेकिन हमने देखा है कि ये उतना कामयाब नहीं होता। कुछ हद तक शायद आप वोटर को कन्विंस कर लें, मगर अगर ये बात होती 2018 से पहले, हमने देखा कि नून लीग ने बहुत से मंसूबे, बहुत से काम ऐसे किए। उस वक्त गैस प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, लोगों के घरों में जनाब गैस और बिजली और ये सब कुछ। 2013 में फिर पीपल्स पार्टी भी इस तरह बुरे तरीके से ना हारती। 2018 में नून लीग का भी मसला रहा, या भी तहरीक इंसाफ भी हुकूमत बचा लेते। देखिए, पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इशू जो था ना वो लोड शेडिंग का था। इलेक्शन 2013 का जो हुआ उसमें एक बहुत बड़ा सेटबैक पीपल्स पार्टी के लिए ऐसी लोड शेडिंग थी जो अनप्रेसिडेंटेड थी, क्योंकि 18 घंटे बड़े शहरों में बिजली नहीं आ रही थी। और बेशक 18वीं तरमीम का एक माइलस्टोन उन्होंने उस टाइम पे अचीव किया, उसको बड़ा मार्केट भी किया, लोगों को समझाने की कोशिश की। एक चीज़ थी कि नून लीग ने उनको प्रोजेक्ट भी नहीं लगाने दिए, और राजा रेंटल उन्होंने मशहूर कर दिया कि जी ये आ रहे हैं। बाद में हमने बहुत से ऐसे मंसूबे फिर नून लीग के दौर में देखे, सिर्फ आप कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, थे तो उसी तरह के मंसूबे IPPs के, ज़्यादा फर्क तो नहीं था। कोशिश देखें हर पॉलिटिशियन की यही होती है कि मंसूबा बेशक लग जाए लेकिन उस पर तख्ती मेरी हो, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट लेके जाने पे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस देते हैं लोग, ना कि इस पर कि आवाम का भला हो जाएगा। तो इसमें यही है कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है कि इतनी बड़ी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं
और एक अलमिया ये रहता है कि जो गवर्नमेंट आती है उसका एजेंडा ये होता है कि पिछली हुकूमत के तमाम मंसूबे उखाड़ के बाहर फेंकने हैं, और उनमें से कोई एक भी अगर जो है वो तकमील तक पहुँचता है तो उसमें हमारा वोट टूट जाएगा। ये नहीं सोचते कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन क्या है, स्टेट्समैन बन के नहीं सोचते, सिर्फ पॉलिटिशियन और एक पार्टी के सरबराह बन के सोचते हैं। चले अपनी तख्ती आप लगा लें, लोगों के काम तो ना रोकें। अब ये जो बात हो रही है कि जिस तरह से मंसूबे लगाए जा रहे हैं और लगता है कि अब केयर टेकर सेटअप आएगा तो उसको भी ताकत दे दी गई है कि वो भी चले जी मामला तो आगे चले, उनके पास पावर मुकम्मल होगी कम से कम इकोनॉमी की। वैसे जिनके पास नहीं है वो भी सारे काम कर गए हैं, तो मुझे तो प्राइवेटाइज करके फरोख्त भी कर सकते हैं चीज़ों को। अब तो कुछ भी कर सकते हैं, जो अभी निगरान सेटअप है वो भी तो सारा कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन अब जो असल गेम चल रही है, कम से कम कुछ काम आगे बढ़ा है निगरान सेटअप के हवाले से। वज़ीर आज़म के लिए कहा जा रहा है जी 5 नाम शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा जी हमने भी 5 नाम जो है वो अपनी तरफ से दे दिए हैं। एक चीज़ है कि जी ये सारे सियासतदान हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो मैंने कल भी शायद प्रोग्राम में जिक्र किया था कि वो कह रहे हैं इसाक डार साहब हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अगर सियासतदान नहीं आना है तो इसाक डार में क्या बुराई है? फिर वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, नून लीग की नज़र में तो कम से कम है, बाकी इकोनॉमिस्ट कहते हैं जो अकाउंटेंट हैं। तो ये कम से कम है कि आप 5 नाम शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। तो ये आपको लगता है कि इन्हीं में से कोई नाम होगा या अचानक से कहीं और से कोई नाम आएगा और वही होगा? नहीं, आप ये देखिए कि पहले नून लीग में डिवाइड कितनी क्लियर हो चुकी है कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कोर्ट एंड कोर्ट के इसाक डार साहब का नाम इट वोंट सेल थ्रू, ये आगे बढ़ ही नहीं सकता और इस पर कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको मंजूर किया जाए। दूसरी तरफ इसी पार्टी के एक सीनियर मेंबर राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर भी हैं, वो ये कहते हैं कि अभी तो नाम आया ही नहीं, नाम आ सकता है, आगे भी जा सकता है, वो काबिल आदमी है, उन्होंने परफॉर्म किया है, डिफ़ॉल्ट से बचाया है, उन्होंने हमें ये दिखाया है कि वो कैपेबल हैं। तो अब ये एक ही पार्टी के 2 सीनियर स्पोक्स पर्सनस हैं जो अपनी अपनी हैसियत में, वजारतें भी उनके पास हैं, इन्फ्लुएंस भी है, और ये आपको ज़ाहिर यही करवा रहा है कि इस पार्टी के अंदर भी 2 पोल्स बन चुके हैं। एक पोल जो है वो चाहता है कि डार साहब का नाम आगे चला जाए, एक चाहता है कि इसका जो है वो कोई इसकी पॉसिबिलिटी कोई रूल आउट कर दें। वो पीपल्स पार्टी से एग्री कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। तो लगता यही है कि नून लीग के अंदर भी कंसेंसस नहीं है। पीडीएम की तो बात बाद में करेंगे ना हम, कि पीपल्स पार्टी कन्विंस होती है या नहीं होती। उनसे तो मसला ये है कि मुशावरत किए बगैर मीडिया पर नाम ले आए आप, इसीलिए वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर शायद मुशावरत की होती तो वो भी खामोश रहते इस पर। लेकिन नून लीग के अंदर जो डिवाइड है वो बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हों या दीगर पार्टी रहनुमाओं का इस पर खामोश रहना। खबरें चली कि ख्वाजा आसिफ भी उसमें थे लेकिन शायद उन्होंने इनकार किया। जी, वो हामिद मीर साहब ने कहा कि सबसे पहले उनको ऑफ़र हुई, उन्होंने इसको कबूल करने से इनकार किया। उसके बाद डार साहब पर बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा साहब इसको डिनाई करेंगे, लेकिन मुझे इल्म है इस बात का। तो अगर तो उनकी रिपोर्ट इस पर सही है तो इसका मतलब ये है कि इतनी ओपनली एक PMLN से साइड करने वाली पर्सनैलिटी को भी निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर सोच सकती है ये पार्टी। और इसका मतलब यही है कि ये जो 5 नाम की हम बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी लोग होंगे। अब आइडियली तो पॉलिटिशियंस को ही होना चाहिए क्योंकि एक पॉलिटिकल चीज़ है बेशक, जिस तरह से हम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं कि सिर्फ क्रिकेटर्स को वहाँ पे होना चाहिए, इसी तरह सियासतदानों के हवाले से सियासतदानों को आकर जो है वो पोजीशन संभालनी चाहिए। जानिबदार आप कहाँ से? बिल्कुल, लेकिन मसला ये है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमेशा किसी ना किसी लॉयल्टी के साथ आते हैं ना, वो ये एजेंडा लेकर नहीं आते कि हमने इलेक्शन जो है वो बिल्कुल एक ऐसे प्रोसेस से उसको गुजारना है कि कोई उंगली ना उठा सके उस पर। तो अगर कोई सियासतदान आता तो इतनी पोलराइजेशन के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि सारी अपोजिशन खड़ी हो जाती है कि ये हमारा आदमी नहीं है, ये उनका आदमी है, ये उनको सर्व करेगा। तो इसीलिए रिलक्टेंटली, ना चाहते हुए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जस्टिस वजीउद्दीन का नाम पहले आया, और भी बहुत से लोग जो हैं वो इस पे गुज़श्ता इलेक्शंस में फॉर फ्रंट पे आते रहे हैं। वो इसीलिए आते रहे हैं कि सियासतदान काबिल कबूल हो नहीं सकते अपनी पार्टी लॉयल्टीज़ की वजह से। मगर अब अगर सियासतदान आता है और जो अभी तक नून लीग की कोशिश लग रही है कि वो उन्हीं की सफ़ों में से कोई हो, तो फिर इलेक्शंस तो आपने पहले ही, वो तो 3 महीने बाद होंगे, लेकिन आपने तो पहले दिन ही उनको फ्री एंड फेयर तो नहीं होने दिया। उन पर सवाली निशान आ जाएगा कि जी एक पार्टी का आदमी है, क्योंकि इन नामों में से जाहिर है जो नाम अभी तक सियासतदान है तो यही देखा जा रहा है, जितना जोर लग रहा है कि हमारी पार्टी का हो या हमारी पार्टी का हो, या कोई चौधरी शुजात जैसा हो जाए जिस पर सारे एग्री कर जाए तो अलग बात है, वरना तो मुश्किल है कि अगर उन पर भी शायद PTI एग्री ना करे ना, चौधरी शुजात साहब पे भी। लेकिन PTI से कौन पूछ रहा है? सही बात है, तो काम ही नहीं। राजा रियाज को अगर आप कह लें तो चले और बात है, मगर इस दफा राजा रियाज साहब ने भी किसी और राजा की सुननी है, ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि राजा रियाज साहब इस बार नून लीग नहीं चलेगी। राजा साहब ने भी अपने राजा की सुननी है। यही ये ना हो कि हाँ जी वहाँ इलेक्शन कमीशन में फटा हो जाए जी मैं तो ये नाम कह रहा हूँ, मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाए। और वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये 5 नाम आप करते जा रहे हैं तो किसी और के हवाले से कुछ ना निकल आए। देखिए इसमें जो 2017 वाली कंडीशन थी नून लीग की, जिसमें उनके ऊपर खासा प्रेशर भी था, पार्टी को कट टू साइज़ किया जा रहा था,
तो मुझे लगता है कि जो उस वक्त खदशात थे नून लीग को, वो इस वक्त भी दोबारा से वो खदशात फील करना शुरू कर दिए नून लीग ने, और बीच में जो 5 साल का 4 साल का एपिसोड हुआ है उसको वो भूल चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हमें याद है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई ना, तो उस वक्त रशिया और अमेरिका की बेशक आपस में बहुत दुश्मनी थी, लेकिन हिटलर को ख़त्म करने के लिए वो इकट्ठे हो गए थे। और जैसे ही हिटलर साहब एलिमिनेट हुए, रेड आर्मी पहुंच गई जर्मनी के अंदर, तो उसके बाद कोल्ड वॉर का आगाज़ हो गया जो 89 तक चलती रही। इसी तरह जो इस केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब ने इनके लिए वो रोल प्ले किया, ये इकट्ठे तो हो गए और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि चलें ठीक है, इनको एलिमिनेट कर लें और साथ हमें भी इसमें कोई मसला नहीं है, हमें भी ग्राउंड खुला मिल जाएगा। लेकिन अब दोबारा से जब सिस्टम उसी स्टेज पे वापस पहुंचा है, तो वो दोबारा से दे हैव स्टार्टेड फीलिंग द हीट, जो कि 17 में वो फील कर रहे थे कि अब कहीं फिर से वो खदशात ना हो कि हमारा मैंडेट जो है उसको कम करने की कोशिश की जाए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मज़ीद जितनी भी कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत हो, नून लीग उसको लगाने से दरेग नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट से लास्ट वर्ड हमारा होना चाहिए। अगर निगरान वज़ीर आज़म कोई ऐसा इंसान बनता है जो हमसे डायरेक्शन ले ही नहीं रहा, तो उसमें सिर्फ किसी और पार्टी का तो एजेंडा एक तरफ, हमारा भी इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ये तो हमें इसाक डार साहब जिस तरह आए हैं, जिस तरह वो वज़ीर ख़जाना बने हैं, जिन हालात में बने हैं, उसके बाद जितनी खराबी, उससे भी नज़र आता है कि वो सिर्फ अपनी किचन कैबिनेट कह लें, अपने रिश्तेदार कह लें, उससे आगे तो वो देखते ही नहीं है। वज़ीर आज़म है तो भाई है, वज़ीर आला है तो या तो भतीजा है, नहीं तो बेटी है, वो आगे भी मैंने ही वज़ीर आज़म बनना है, वो इससे ज़्यादा नहीं देखते। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है फिर या तो उनकी बात माननी होगी, या पीपल्स पार्टी जो नाम दे रही है नून लीग उस पर मान जाए। आपकी बात तो से मुझे लगता है, मेरा भी ये ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह की बातें करने लग गए हैं, मैं देख रहा था मरियम औरंगज़ेब साहब भी कुछ इस तरह के इशारे देने लग गई हैं कि जी हमने तो मना नहीं किया, पैमरा इंडिपेंडेंट है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम रोका हुआ होगा, हमने तो नहीं। खैर, अब ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं जी 2019 में ही मामला सारा सेट हो गया था, और जो ही वो एक्सटेंशन वाला मामला हुआ और साथ ही फिर सारी चीज़ें ठीक हो गई, पहले पंजाब ले लो, ये ले लो, कहीं आज भी तो नहीं कोई जिस तरह की कोशिश हो रही है कि जी कोई वही उस तरह की डील हो जाए। शहबाज शरीफ कहते थे नाम फाइनल हो रहे थे काबीना के, तो ये मियाँ साहब कहीं शायद नवाज शरीफ साहब कुछ और देख रहे हैं, वो अपने फैसले करना चाहते हैं, और एक वो जो आपने कहा ना ख्वाजा आसिफ कहीं और कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कुछ और कह रहे हैं, तो कहीं वो भी तो ये चक्कर नहीं कि एक ग्रुप वो चाहता है कि नवाज शरीफ साहब वाला नहीं हमारे ही से हो, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं जी साथ लेकर चला जाए, या वो कहते हैं जी जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि कुछ और हल्के भी हैं उनसे भी कंसल्ट करना होगा। देखिए, ये थ्योरी जो है वो किसी हद तक रैशनल इसलिए लगती है कि चूँकि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं और वो अब भी कुछ चीज़ें जो डिज़ायरेबल हैं उनके लिए वो नहीं हुई, अगर हुई होती तो अब वो पाकिस्तान में दिखाई देते इस वक्त आपको, लेकिन जो हो नहीं रहा वो यही नहीं हो रहा कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करना इज़ अ बिग चैलेंज, और वो उसी से मशरूत है उनकी वापसी और केसेस को फेस करना। राना साहब ने तो आज फरमा दिया बस आएंगे, अदालतों से बरी भी हो जाएंगे, उनको पहले ही पता है राना साहब को कि क्या फ़ैसले आएंगे, पता नहीं किस तरह। लेकिन इसके साथ साथ ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नवाज शरीफ साहब से इस वक्त बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट सेटअप के लिए। उसकी वजह यह है कि वो कोई ख़ास थ्रेट पोज नहीं करते, इतने असर्टिव नहीं हैं, और उनकी इतनी से नहीं है, इतनी पोजीशन लेने वाली कंडीशन में वो नहीं जाते। वोट बैंक भी नहीं है, वोट बैंक भाई का वो भी नहीं है, तो कन्फ्रंटेशन का माहौल उनके होते हुए कभी बना नहीं है। जिस तरह से हम बात भी करते हैं कि जब इनकी रीसेंट वजारत उज़्मा को आप देख लीजिए, कोई एक कंट्रोवर्सी भी नहीं सामने आई जिसमें कोई रिलेशंस जो हैं वो अफेक्ट हो गए हैं, सिविल मिलिट्री या कोई और। तो इसीलिए लगता यही है कि नवाज शरीफ साहब के आने के लिए कुछ अगर नून लीग का निगरान वज़ीर-ए-आज़म हुआ तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वरना शायद फिर कुछ देर लग सकती है, वरना मुश्किल हो सकती है। मतलब हाइपोथेसिस तो यही कहता है। तो इसमें हमारी सियासत का, आइन का, कानून का जो इन्होंने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया उसका क्या होगा? देखिए, खुद मान रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म हमारा आ गया निगरान। जो पीटीआई का बड़ा चैलेंज था, उसी से ही असल क्राइसिस आना था पीडीएम की पार्टीज़ के लिए, और अगर वो चैलेंज बजाते खुद सेल्फ इम्प्लोड कर गया, वो अपने ऊपर खुद कुछ हमला कर बैठे असम्बलियों को डिज़ोल्व करके और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के, कि पहले कौमी असम्बली से निकले, फिर सूबाई को डिज़ोल्व किया, उसके बाद में 9 मई में जो रोल प्ले कर दिया, तो वो जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं उसमें पीडीएम ने बगैर कुछ किए वो स्पेस हासिल कर ली जो उनको चाहिए थी, और वो डिजर्व भी नहीं करते इसको। एक और बात भी चली कि मोहसिन नकवी साहब को शायद पंजाब से निकाल कर उनको उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें, और शायद जो निगरान वज़ीर इत्तलात है, ये इस तरह की बातें ज़ाहिर है जब माहौल होगा किसी को भी लगा दो तो ये तो होगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो सारों के लिए एक्सेप्टेबल रहे हैं किसी ना किसी तरह, तो उनको वहाँ ले जाते हैं। स्पेकुलेशंस तो काफ़ी हैं। उसकी वजह ये कि नाम इस तरह की कंडीशन में जिसमें एब्सोल्यूट केओस हो, और कोई आपने या तो हो ना कि कोई रूल्स हों जिसको आपने फॉलो करना है, और बड़ा रिटन उसका एक मैनर हो जिस पे चलना है, जब वो नहीं आपने करना है आइन के मुताबिक तो एक निगरान सेटअप खुद इन्होंने कहा हुआ है, जिसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा वो आगे आ जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। उसमें कुछ हमने देखा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान के नाम भी आते रहे
आए हैं, मीडिया हाउसेस के मालिकान के नाम भी पहले सामने आए, फिर एक इस्लामाबाद के साफ़ी का नाम सामने आता रहा, इसके बाद एक साबिक चीफ जस्टिस का नाम सामने आता रहा। तो ये इसमें सभी कंटेंडर्स हैं और जो डार्क हॉर्स होगा, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, वो जीत जाएगा। मुझे तो अभी भी ऐसे लगता है कि ये जो नाम आपस में डिस्कस हो रहे हैं, शायद आखिर में कोई ताकत आए और वो कहे बस ये नाम है और चुप करके आप करें। तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि ये हो सकता है। बहरहाल देखते हैं जी। अब सीक्रेट रखे गए हैं कि 5 नाम उधर से, 5 नाम इधर से, राजा रियाज साहब के 5 नाम, सबके नाम है, लेकिन असल नाम कौन होगा वो जल्दी पता लग जाएगा, दिन कम रह गए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए एक और मुश्किल है, वो वही बात कि वो एक केस में पेश होने जाते हैं, एक और मुकदमा दर्ज हो जाता है। यही काम JIT में हुआ, उन्होंने वहाँ पर जाकर कोई धमकी दी, उस पर भी अब मुकदमा हो गया है। इस पर भी बात करेंगे। और महंगाई जनाब, कहा जा रहा था IMF के प्रोग्राम के बाद कम हो जाएगी, कतई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, महंगाई अपनी जगह कायम है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला जनाब, हमने ये देखा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ केसेस की तादाद तो बढ़ती जा रही है, लेकिन एक केस में जब पेश होते हैं तो कई दफ़ा ये होता है कि एक और मुकदमा बन जाता है। मिसाल के तौर पर माजी में होगा कि दफ़ा 144 लगी तो लोग आ गए, तो उस पर जनाब तोड़ फोड़ हो गई, तो एक मज़ीद मुकदमा दर्ज हो गए, दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो गए, अमन व अमान ख़राब करने के मुकदमा दर्ज हो गए, इसी तरह से किसी और मामले में हो गए। ऐसी एक मिसाल अब और सामने आई है। चेयरमैन PTI को बुलाया गया था JIT में, उनकी पेशी थी 9 मई के वाक़यात पर। इसी तरह से दीगर लोगों की भी थी, असद उमर की थी, शामिद कुरैशी साहब की थी, और वो जाकर उन्होंने अपने जो भी थी कि जी हम इन्वॉल्व हैं, हम ने ये किया या इस तरह से था, हमें पता ही नहीं था। इसी तरह साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी हमने देखा, उनका बयान आ गया, परवेज़ खटक का, जी मुझे तो पता ही नहीं था और लोगों को नहीं पता था। लेकिन जब चेयरमैन साहब जाते हैं तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने वहाँ जाकर इस तरह से कुछ जुमले कहे कि जी मैं देख लूँगा, दोबारा हमारी गवर्नमेंट आएगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी धमकाया गया है और पुलिस ने एक और मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। तो ये क्यों इस तरह से होता है, मुजम्मिल समझ नहीं आती कि क्यों तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आबैल मुझे मार, या हुकूमत को भी शौक़ है कि ऐसे ऐसे केसेस बना दें कि फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं। कई और साफ़ी भी कहते हैं कि चलें और तो आप बनाएं, लेकिन जिस तरह मिसाल के तौर पर कोयटा में वो वकील साहब का जो कत्ल है, अब कौन उसको मानेगा, हर एक को नज़र आ रहा है। तो वो कोई जेन्युइन केस भी होता है, वो भी ऐसे केसेस की वजह से मशकूक हो जाता है कि आप JIT में गए हैं, अब वहाँ धमकाने का भी मुकदमा हो गया। लेकिन इसमें वो कहते हैं ना कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। वही बात है कि एक तरफ से मौका फराहम करना इस तरह की स्पीचेस करके, जिस तरह से एक मजिस्ट्रेट साहिबा के ख़िलाफ़ तकरीर हुई थी इस्लामाबाद में कंटेनर पर खड़े होकर कि तुम्हें देख लूँगा, उसके बाद माफ़ी मांगनी पड़ी। और इसके साथ साथ इस JIT के सामने भी ये कहा गया कि कल को हमारी हुकूमत भी आनी है और मुझे ये नाम याद रहेंगे। तो इसमें भी एक वो एलिमेंट तो था कि आप ऑफिसर ऑफ द लॉ के सामने या स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के सामने ऐसी बात कर दें। लेकिन एक चीज़ जो गवर्नमेंट को भी सीख लेनी चाहिए, और जो लोग तनकीद करते हैं इस तरह के केसेस बनने पे, उनको भी इल्म होना चाहिए इस बात का, वो यही है कि केस वही स्टैंड करेगा जो सॉलिड है। इसके अलावा 100 FIRs हों, 150 हों, 200 हों, 1000 हों, अगर उसमें एविडेंस नहीं है और वो एविडेंस से बैक्ड नहीं है तो वो उड़ जाएगा, जो होता रहा है रिपीटेडली यहाँ पे। बल्कि मैं समझता हूँ जितने अब देखिए ना, दर्जनों तो हैं, ये डिबेटेबल है कि वो पूरी लिस्ट अब निकालें किस तरह से हैं, लेकिन 8-8 केसेस में अगर आप एक दिन पेश हो रहे हैं, नजर आ रहा है दर्जनों केसेस हैं। और उससे फिर जाहिर है कि एक माहौल बनता है, एक बयानी तो बनता है कि एक शख्स के खिलाफ आपने इतने केसेस बना दिए। अगर 2-4 भी हैं, 3.5 साल में कितने उसने जन्म किए होंगे, आप 2-4 में भी करके तो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये केसेस हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जहाँ तक धमकी की बात है, मुझे याद है राना सनाउल्लाह साहब अब वज़ीर दाखिला है, इन्होंने ये तक कहा था चीफ सेक्रेटरी को, तुम्हारे बच्चे हमने इन्होंने तो चले जाना है कल को, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो केस खत्म हो गया। तो डिपेंड ये करता है कि आप इन पावर आ जाएं तो केसेस खत्म हो जाते हैं, वो मसला नहीं होता। वरना ये देखिए इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस है, वो तौहीन का केस है। इसी तरह जब शहबाज शरीफ साहब पेश होते तब भी ये बात आई थी कि हमजा ने भी कुछ इस तरह नैब के लोगों को कहा कि तुम इस तरह कर रहे हो। लेकिन जब वंस यूर इन गवर्नमेंट, आपको हुकूमत मिल जाए, फिर कोई मसला नहीं होता। जब आप बाहर हैं तो फिर ये हर जगह पर आपके केस बनेंगे, फलां शख्स है, फलां है, कोई आपसे आकर मिल रहा है, तब भी केस बन जाता है। तो हो सकता है कि ये बिल्कुल जेन्युइन, लेकिन अब इसको इस तरह से ले जाया जाएगा। बिल्कुल अगर उन्होंने ऐसी कोई बात की, हो सकता है गलत हो कि जी उंगली का इशारा किया और कहा जी मैं तुम्हें देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब इसका क्या मतलब लिया जाए कि कुछ जान से मारने की धमकी का अगर कर दिया जाएगा तो फिर एक मजाक बन जाएगा। देखिए इसमें असल जो डिस्क्वालिफिकेशन का ख़तरा है या फिर जो अगले इलेक्शन में मैदान में ना होने का ख़तरा है, वो इन केसेस पे नहीं है, ये तो क्लियर बात है। उसकी वजह यह है कि जो अगस्त का दूसरा हफ्ता है उसमें ख़ासा इम्कान है कि मज़ीद कोई कार्रवाई ऐसी हो सकती है इस पार्टी के अगेंस्ट, इनके लीडर के अगेंस्ट, जो कि पहले नहीं हुई।
और वो इसीलिए कि ये गवर्नमेंट ये फील करती है कि अगर हम ऐसे किसी केस को यूटिलाइज़ करें और ऐसा कोई केस जो है वो रिज़ल्ट करे किसी गिरफ़्तारी में, तो शायद वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि उसको हम हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारी सियासत पहले ही अफेक्ट हो चुकी है इस 1.5 साल की पॉलिटिक्स में, तो मज़ीद हमें बर्डन लेना नहीं चाहिए, ये निगरान हुकूमत के सपोर्ट करनी चाहिए चीज़। तो इसीलिए वो जो केसेस हैं उसमें तोशा खाना केस है एक, जिस पे सदीक जान भी हमें बता रहे थे कल के डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। इसके अलावा जो अलकादर ट्रस्ट का केस है उसके अंदर भी खासा इम्कान रहा। और तीसरी चीज़ जो है वो 9 मई के राइट्स हैं, जिसके अंदर कोई सॉलिड ग्राउंडिंग्स नहीं है। आप बता नहीं सकते कि कैसे ये मोटिवेटेड नहीं थे लीडरान की तकरीरों से, और जो झंडे लहरा रहे थे खड़े होके पार्टी के वहाँ पे, और जो स्पीचेस कर रहे थे कि इस तरफ जाओ इस तरफ ना जाओ। तो ये जो 2-3 केसेस हैं इसमें वो ग्राउंडिंग है कि कोई मुश्किल क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा जो सब है वो नॉइज़ है, तो ये वो सिर्फ मीडिया डिबेट के लिए। क्या लगता है हुकूमत को कहीं शायद इसमें से निकलने, तो साइफर वाला भी फिर 1.5 साल बाद दोबारा उसको अलाइव कर दिया गया। देखिए उसमें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बयान दे दिया ना कि अगर वो ना करते ये शायद तो डिबेट तो शायद पीछे रह गई थी, क्योंकि किसी हद तक उन्होंने पीटीआई ने भी फील किया कि अब आगे बढ़ते हैं। वो भी अमेरिका में लॉबिंग शुरू कर चुके थे, उन्होंने भी अपने नैरेटिव को रिवर्स कर दिया कि हम एंटी अमेरिकन नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से ही आज़म खान साहब का बयान सामने आता तो बड़ी रेवलेशन थी। अब शब्बर जैदी साहब का मैं देख रहा था इंटरव्यू का आज उन्होंने दिया है, और उसमें वो फरमा रहे हैं कि मैंने जब बताया जाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कि डिफ़ॉल्ट जो है वो सर पे खड़ा हुआ है और इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन क्रम्बल कर रही है, तो उन्होंने असद उमर को फ़ोन किया फ़ौरन और कहा कि असद ये क्या कह रहे हैं मुझे। तो असद उमर साहब ने कहा कि जी ऐसे ही है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, तो उन्होंने कहा मुझे लगा आपको पता होगा। तो अब ये वो एफबीआर के वो कई साल बाद याद आ रहा है, जब उन्होंने छोड़ा तब नहीं उनको याद आया। पीटीआई यही आजम खान साहब के साथ हुआ, उनको भी उस वक्त नहीं याद आया कि अच्छा जी ये सब इन्होंने खेला या गलत किया। उस वक्त वो मशवरे देते रहे, बाद में बिल्कुल 1.5 साल बाद आजम खान यही तो प्रॉब्लम्स हैं कि जब इस तरह से बयानात या इस तरह का केस आएगा फिर कहते हैं जी वो जमानतें क्यों हो जाती हैं। अब ये धमकी पर आप क्या कर लेंगे कि जी वो बैठा हुआ है निहत्ता आदमी और सारे ऑफिसर्स हैं, उनको जाकर वो क्या कर लेगा। अब आप केस बना देंगे जी इसने जान से मारने की। आजम खान साहब के केस में आप ठीक कह रहे हैं कि वो बड़ा लेट उन्होंने ये सारा कुछ बताया आकर, लेकिन शब्बर जैदी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। पीटीआई के दौर में उनकी तकरीर पड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, चैनल्स पर भी चलती रही है, जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ अ बैंकरप्ट एंटिटी। वो बोल चुके थे उस दौर में जब ये वज़ीर आज़म थे उस टाइम पे। तो उनका कहना यही है कि माफियाज़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। मैंने जब भी किसी माफिया के अगेंस्ट मूव करने की कोशिश की तो मेरे पास कभी बकौल उनके वो कह रहे हैं कि असद कैसर साहब एक एमएन ने इसका पूरा मेरे पास एक डेलीगेशन लेकर आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करें। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जब भी किसी भी रैकेट पे किसी भी माफिया पे हाथ डालने की कोशिश की तो सिफारिशात आ जाया करती थी। तो अगर यही चीज़ थी, यही मजबूरियाँ थीं जिसका इल्ज़ाम PMLN पे, पीपल्स पार्टी पे लगता है, तो डिफरेंस क्या था? आप ख़ुद इस चीज़ को कन्फेस करते हैं कि माफियाज़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हम रियल स्टेट माफिया को नहीं पकड़ पाए, हम बड़े बड़े टाइकून्स को नहीं छेड़ सके, आटे चीनी की रिपोर्ट्स में जिनके नाम आए उनका कुछ नहीं कर सके। तो बेसिक चीज़ यही होती है कि आप इक़्तिदार में आके कितनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर उस पर आपका यही बहाना है कि हमारे अंडर चीज़ें थी नहीं, कोई और चला रहा था, तो फिर दोबारा वज़ीर आज़म बनने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या दुनिया भर में फैक्ट्स अपनी जगह होते हैं, लेकिन बयानिया भी कुछ बनता है और फैक्ट्स की बुनियाद पर हो तो ज़्यादा ताकतवर होता है। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कहते हैं जी जो मेन केसेस रहे वो मेरे दौर में तो बने ही नहीं इनके खिलाफ, तो मैं कैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हम पर कहते थे, लेकिन इनके दौर में 1.5 साल में जितने मुझ पर केसेस बने तारीख में कभी नहीं बने। अब क्या जिस तरह आपने कहा कि शायद जो सजा वाला मरहला है वो तो आएगा केयरटेकर सेटअप में, नजर ये आ रहा है, क्योंकि वैसे भी अभी कोई भी केस जितनी ये तोशा खाना का सबसे तेज केस चल रहा है, उसमें भी ये शायद है कि अगस्त तक मामला चला ही जाएगा किसी ना किसी तरह, तो तब तक बज़ाहिर केयरटेकर सेटअप ही होगा। तो क्या ये इल्ज़ाम से धुल सकेगी गवर्नमेंट के जी हम तो थे ही नहीं, हम चले गए थे, हमने कहा जी हमने छोड़े, जो आपने करना है डिस्क्वालिफिकेशन करनी है या जेल में है या किसी फौजी अदालत में चलना है, 9 मई का है, जो भी है, हम ये कह सकेंगे देखिए हमने तो नहीं किया, हमारे दौर में तो सज़ा नहीं हुई, क्या ये कह सकेंगे या कहेंगे जी आपके दौर में केसेस? ऑब्वियसली कहेंगे तो यही, लेकिन उस पर बिलीव जो वर्कर है पीटीआई का वो तो नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि वो फाइनल वर्ड तो कहीं और से लेते हैं ना। अगर इनका वाकई रोल ना हुआ तब भी कहीं और से पैगाम आ गया कि इन्होंने किया तो सब बिलीव करेंगे इन्होंने किया। अब जिस तरह से आपने मिलिट्री कोर्ट्स की बात की, उसके अंदर भी जो कल लेजिस्लेशन हुई है तो ज़्यादा बड़ी अक्सरियत तहरीक इंसाफ की सेनेट में मौजूद थी, वोट डाल दिया उन्होंने भी, नहीं अपोज़ किया उस चीज़ को। यही तनकीद जो है वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे होती थी जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल रही थी, उन लोगों ने भी वोट कर दिया जाके। तो
एक चीज़ ये है कि एक आवाम को बताना बयानिया जिसकी आपने बात की, और एक जो प्रैक्टिस में आप कर रहे हैं वो बिल्कुल मुतज़ाद नज़र आता है उसमें। तो पता ये चलता है कि ये सारी पॉलिटिक्स जो है सिर्फ पावर गेन के लिए, और इसमें कोई भी असूल जो है उस पर कहीं भी एप्लीकेशन नहीं हो रही, कोई भी पार्टी नहीं कर रही, और उसमें एक पेज पे हैं सारे। और जहाँ तक ये केसेस के हवाले से बात है तो इसका प्रेशर अगर वो लेते तो पहले ही कर लेते इस चीज़ को। गिरफ्तारी की एक रात के लिए, प्रेशर पड़ा, ब्लैंकेट बेल्स मिल गई, गुड टू सी यू भी कह दिया गया उनको, और उसके बाद में आप देख लीजिए कि बाकी रहनुमा बेशक उनके इनकार्सरेटेड रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब कल जो रिहा होकर बाहर आए हैं 80 रोज़ के बाद, 8 दफ़ा गिरफ्तारी है। तो मेरा ख्याल है मुखालिफिन भी मानते हैं उनके कि भाई जिस तरह उनके खिलाफ कभी करप्शन का केस, कभी MPO का केस, कोई भी केस वो नहीं बन रहा था। वही बात है ना, फिर आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती। अब इससे ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होगी? हर एक को पता है कि वो केसेस ठीक नहीं बन रहे थे, हर अदालत कह रही थी कि गलत है, जमानत आप फिर अगले केस में अगले केस। 8 दफा गिरफ्तारी, ये तो मौकरी है, मजाक है। आपने जिस तरह जुडिशरी का भी किया, कानून का भी किया, आइन का भी किया, और आप फिर साबित करते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन यहाँ पर हो रही है। तो इसी तरह फिर दीगर किसी के खिलाफ अगर जेन्युइन भी है तो वो भी मशकूक तो होगा। अब मुझे बताएं कि ये अली मोहम्मद खान साहब का क्या कसूर था कि आपने दहशतगर्द से लेके करप्शन से लेकर मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर उसका करके, और उसके बाद देखें जब ये कहा गया कि फिर बुलाएं डिप्टी कमिश्नर को, लगता है किसी को सजा देनी पड़ेगी तो फिर ही कुछ होगा। देखें ये इसमें तो जो टेस्ट होता है एक पॉलिटिकल वर्कर का वो उन्होंने पास किया बेसिकली, कि जब मुश्किल वक्त आता है, जब आपके अगेंस्ट केसेस भी बनते हैं, जेल भी देखनी पड़ती है आपको, और इसके अलावा प्रेशर भी आता है आपके ऊपर कि वफादारी तब्दील हो जाए आपकी, लेकिन नहीं किया उन्होंने, तो शायद लॉन्गर रन में उनकी पॉलिटिक्स को बेनिफिट करेगा ये चीज़। क्योंकि ये जो इस किस्म का वक्त होता है इसमें पार्टी साफ़ होती है, क्लेंस होती है, जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो साइड पर हट जाते हैं, और जो जेन्युइन लीडरशिप होती है पार्टी की वो प्रिवेल करती है। तो ये टाइम दूसरी पार्टीज़ में, पीपल्स पार्टी में भी आ चुका है MRD की तारीख में, जब मार पड़ रही थी उनको, उनके वर्कर्स को उठाया जा रहा था, जेलों में डाला जा रहा था, तो उस वक्त भी जो लीडरशिप साथ खड़ी रही, कल को जाके उन्हीं ने आके इक़्तिदार संभाला और चीज़ें चेंज की। अली मोहम्मद साहब ने जो बात की उसके बाद मैंने देख रहा था उनका पूरा, मैंने वो पैगाम देखा जो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जी देखें, जो भी है किसी पर भी कोई दाग नहीं लगाना चाहिए जो लोग पॉलिटिकली आगे आ रहे हों कि जी दहशतगर्द है, गद्दार है। गवर्नमेंट में भी थे तो मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता था। अब भी वो कहते हैं मुझे दुख इसी बात का हो कि दहशतगर्द जो कहा गया और हथकड़ियाँ लगाई गई, दुख उसका है, बाकी केसेस तो अपनी जगह। देखिए उन्होंने इस्तेहकाम तब आएगा कि हम इस्तेहकाम के लिए काम करें, और इस वक्त मुल्क को इसकी ज़रूरत है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान तो नहीं कहा उन्होंने, श्योर हैं आप? इस्तेहकाम तब आएगा जब तमाम पार्टीज़ को आप मौका देंगे, इलेक्शंस की तरफ जाएं, साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं, और जो हमारे वर्कर्स हैं या हमारा वोटर है, करोड़ों तो हैं उनके सपोर्टर, उनको तो आप मौका दें कि सारे तो नहीं इसमें इन्वॉल्व थे, और जो था वो कहते हैं जिसको सजा दें। तो बड़ी बैलेंस उनकी ओवरऑल मैं समझता हूँ गुफ्तगू थी। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कोई इसका रास्ता निकलता है या नहीं निकलता। देखिए इसमें तो ज़्यादा जो नुकसान हुआ, खोखर साहब ने भी कहा कि शायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी कुछ पीछे हटना चाहिए, या वो भी बड़ी सेम बातें उन्होंने भी बड़ी समझदारी। नुकसान सारा मैं समझता हूँ कि PTI के हवाले से जो हुआ है वो लीडरशिप की तरफ से हुआ है। वर्कर ने तो फिर भी किसी हद तक साथ निभाने की कोशिश की। शाह महमूद साहब ने और अली मोहम्मद खान साहब ने खुद जाके तकरीर की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पार्लियामान के फ्लोर पे। तो उन्होंने ये दिखाया कि अगर हम यहाँ पर आज मौजूद होते तो कुछ टफ टाइम देते इस गवर्नमेंट को, जो कि बेशक आ गई है, बन गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, अगर इसे आप कबूल भी कर लें तो शायद कोई ना कोई स्टेक बच जाएगा आपका, जो कि अब आप देख लीजिए, कंपेयर कीजिए उसको कि अगर इस तरफ ये ना जाते और ये रास्ता ना इख्तियार करते टकराव का, तो आज कुछ ना कुछ स्टेक इनका पार्लियामान में होता, और जो निगरान वजारत उज़्मा की बात हो रही है उसमें इनकी से भी शामिल होती, ये फ्लोर पे होते। तो काश उस मौके के ऊपर उन्होंने मशवरे माने होते उन सियासतदानों के जो PTI से ही थे, और ज़रा सैनिटी का मशवरा दे रहे थे कि आप होशो आवाज़ से फ़ैसला कीजिए, लेकिन नहीं किया। तो ये लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली जो है वो वर्कर को सैक्रिफाइस करवा देती है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट, सफ़र वही करते हैं। मगर काउंटर आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि जी हमने जो कदम उठाया हो तो आइन के मुताबिक उठाया था, कि अच्छा जी हम आइन में है कि हम डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि इस तरह के इकदाम गैर आइनी हो जाएंगे, कोई आइन से भी बाहर जा सकता है। तमाम वकला को बुलाकर पूछा, सबको पूछा, सब ने कहा नहीं। जब कोई पैगाम आ रहे थे, प्रेज इलाही साहब कहते थे कि जी हमें पैगाम दिया जा रहा है कि नहीं, ये इलेक्शंस नहीं होंगे, जो मर्जी कर लो, और वो सच्चे निकले परवेज इलाही साहब। अब भी वो भुगत रहे हैं, लेकिन सारे वकील कहते थे कोई सूरत हो ही नहीं सकती कि आइन में कोई गुंजाइश पैदा ही नहीं, 90 दिन में इलेक्शन होंगे ही होंगे। परवेज इलाही साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि काश फवाद चौधरी साहब पहले अरेस्ट हो जाते, इन्होंने मशवरे दिए और बाद में असम्बली डिसॉल्व कर दी, तो वो भी इसके हामी नहीं थे, और वो कह रहे थे कि ये असम्बलियों से मत निकलिएगा, इसके बाद जो होगा वो आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का। इसी तरह अगर हम एक लीगैलिटी की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो जजेस का भी मैटर करता है, सियासतदानों का भी करता है। तो इस प्रेसिडेंट के तहत कि एक सियासतदान ने अपने ही मैंडेट को डिसॉल्व कर दिया, ये पहले हुआ नहीं है, इसका नेगेटिव असर होता है। पीपल्स पार्टी ने 80s में एक इलेक्शन बाइकआउट किया था, आज तक उनको वो सबक याद है कि दोबारा ये हरकत नहीं करनी।
क्योंकि आप पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से बाहर बैठ जाते हैं, आपको सिंगल आउट कर देते हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन वक्त है कि वो सीखे आइंदा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किस तरह से करनी है। बेशक सपोर्ट आपकी मौजूद है, उसको वोट में कैसे कन्वर्ट करना है वो यहीं पार्लियामान में बैठ के हो सकता है। तो यहाँ से निकलने का सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही हुआ। लोगों ने मशवरे दिए मत कीजिए, लेकिन किया और आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अच्छा, अब आखिर में अगर हम हुकूमत की बात करें, जिस तरह ये आए, अगर ये बात है कि जी तहरीक इंसाफ जो टारगेट थी, या अभी मैं देख रहा था अयाज सादिक साहब एक स्पीकर भी हैं और नून लीग के सीनियर रहनुमा, वो कहते हैं जी अब तो काफ़ी हद तक हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, बड़ी अच्छी मिल गई है, यानी प्लस हो गई है। लेवल प्लेइंग फील्ड से भी कुछ आगे उनके यानी मफहूम में बात करो, एग्जैक्ट जुमले नहीं मुझे उनके याद, महर साहबा के प्रोग्राम में शायद उन्होंने इस तरह से कहा कि बड़ी बेहतरीन हो गई अब तो। लेकिन जिस वजह से आए थे, जो इन्होंने नारा लगाया था वो था महंगाई मुकाओ। मार्चेस किए इन्होंने, नून लीग ने, PDM ने, पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब भी गए। अगर उस पैमाने पर रखा जाए जिस पैमाने कह कर हुकूमत गिराई थी, और बाद में तो रीजंस आ गई, कोई अपॉइंटमेंट की थी, हमने मुल्क बचाना था, डिफॉल्ट हो जाता, वो सब बाद में होती रही कि हमने ये कर दिया। लेकिन अगर हम उस पैमाने पर देखें तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, बदतरीन परफॉर्मेंस है कि आपने 4 दफ़ा आपने बिजली की कीमत बढ़ाई। मजबूरियाँ होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आप जब एक नारा लगाते हैं जो भी हो कि जी मैं ये काम करूंगा, या तो आप जेन्युइन करें। इतनी ज़्यादा बात करके जी महंगाई कर जी 11% महंगाई हो गई, जी बिजली इतनी महंगी हो गई, आप कहाँ से कहाँ चीज़ को ले गए? किस तरह से ये हुकूमत जस्टिफाई करेगी? किस तरह अपने कारकुनों को कन्विंस करेगी कि जाके लोगों को कहो हमें वोट डालें कि हम महंगाई ख़त्म करने आए थे? आज पाकिस्तान की तारीख में हमने रिकॉर्ड महंगाई कर दी है। अभी $54 करोड़ अभी ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर गिर गए हैं। अभी तो ये है कि $8 अरब तो हमें अभी आए हैं और हमारे अभी से ही गिरने लगे हैं ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर। वो एक अलग चैलेंज आना है। लेकिन एक आम आदमी जिस तरह पिस गया है, 160 रुपये किलो चीनी, यानी 55 पर आटा महंगा था, 150 पर वो महंगा नहीं रहा। चीनी जब 80 की थी तो महंगी थी, 160 पर चलेगी तो वो महंगी नहीं है। हर चीज़ में हमने ये चीज़ देखी है और इस पर बेरोज़गारी अलग से है, इंडस्ट्री हमारी अलग से बैठ गई। तो ये चीज़ें कैसे ही हुकूमत लोगों को जाकर कन्विंस कर पाएगी कि जी हाँ हमने देखे बड़ा बेहतर परफॉर्म किया, या ये डिफ़ॉल्ट से बचाना था हमने, हमें तो पता नहीं था, हमें नहीं पता था कि ये सब बर्बादी हो जाएगी, अंदाज़ा नहीं था। शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि जी हमें ये तो पता था मुश्किल हालात है, हमें आना पड़ेगा, लेकिन इतनी तबाही है हमें तो नहीं पता था। देखिए, इसमें तो इकॉनमी जो है ना, उसका मसला ये होता है कि वो माइक्रो मैनेज नहीं हो सकती और वो शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट ही नहीं है। अब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम डिबेट में इशू ये होता है कि हम 1 साल, 1.5 साल या 5 साल से ऊपर नहीं सोचते और हम एनालाइज नहीं करते कि ये रॉट, ये ख़राबी कब से पैदा होना शुरू हुई है। तो अगर इस 1.5 साल में कोई भी, मैं तो कहता हूँ कोई जॉन एफ कैनेडी भी आके वज़ीर आज़म बन जाता पाकिस्तान का, तो वो भी कुछ ना कर सकता। उसकी वजह ये है कि आप पिछले दौर के अंदर जो ऑर्डिनेंस पास कर रहे थे कि सेंट्रल बैंक को हम जो है वो ऑटोनमस कर रहे हैं और स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ IMF तश्कील देगा, 76% कर्जा आपने ले लिया 70 सालों का, 3 सालों में। IMF तो ये कह रहा था, अभी तो ये भी शराइत के थ्रू हो रहा है ना। मसला ये है कि ये भी शराइत के थ्रू हो रहा है। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हम क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट के पास है, वज़ीर आज़म के पास है, वो नहीं है। तो फिर नारे क्यों? कम से कम देखिए, नारे तो सबसे जाएगा। उन्होंने 2013 में कहा जी लोड शेडिंग खत्म होगी, वो तुझसे वादा है मेरे वतन तेरे अंधेरे मिटाएंगे। वो तो खैर वो भी नहीं मानते। इलेक्शन जीता, अभी आपने बात की जी। तहरीक इंसाफ की तरफ से नारा था करप्शन के खात्मे का, ठीक है। आप उनसे पूछेंगे कि जी आप ज़्यादा, वो उसके बाद महंगाई और ये सब मंशूर में होता है, लेकिन एक आप फोकस रखते हैं। उन्होंने कहा जी ये बड़े करप्ट हैं, ये सारे इस तरह है, नूरा कुश्ती है, ये क्या उसमें डिलीवर PTI ने किया जो उनका नारा था? वो तो अपनी तरफ से कहेंगे ना, देखें जी इनके खिलाफ हमने केसेस चलाया या नैब तो मेरे हाथ में नहीं था, वो तो अपनी तरफ से कहेंगे। और ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा तो उनको महंगाई का जवाब। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में PTI के 3 साल में पाकिस्तान मजीद डिक्लाइन किया उनके जाने के बाद, और उनको इसका जवाब देना होगा। लेकिन ये जो नारे लगाए महंगाई मुकाओ के, मार्चेज आपने किए, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी हम मजबूरन, तो आप मजबूरी में तो फिर कोई भी कर लेता, फिर आपको आने की क्या जरूरत? इससे बचने का ये बिल्कुल आप सही, इससे बचने का तरीका सिर्फ ये था गवर्नमेंट ना लेते आप। अगर तो इन इशूज़ को आपने ऐसे डील करना है कि 1.5 साल में आप 70 साल का रॉड ख़त्म कर देंगे, तो पॉसिबल नहीं था। तो ये इस सूरत हाल में जिसने भी आके गवर्नमेंट को गले लगा लिया, फिर उसने तो बेवकूफ़ी की, इसका मतलब ये है। और ये शब्बर ज़ैदी साहब की जो मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ, वो ये खुद फरमा रहे हैं कि अगर 5 साल मुकम्मल हो जाते PTI के, तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता। उसकी वजह यह है कि हम उस स्टेज पे जा रहे थे, बड़ा रैपिडली जा रहे थे, तो कोई भी होता। उसकी वजह यह है कि आके पॉलिसीज़ कौन सी तब्दील होती हैं, जो चल रही होती हैं वही हैं।
एक ही टारगेट है हर वज़ीर आज़म का कि IMF का प्रोग्राम लेके आना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब वो शहबाज शरीफ साहब करें, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन करें, वो जरदारी साहब करें, जिसके भी हाथ से हो काम एक ही करना है आके, सिर्फ उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो ये समझना कि 1.5-2 साल में ये रॉड खत्म होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर ये 3.5 साल ओवरऑल चाहिए हमें, जहां पर वो IMF के पास गए, पहले भी तो हम IMF के पास जाते रहे हैं, तो इसका मतलब है नहीं, वो भी लेट गए, डार साहब भी लेट गए, चाहे वो 90s की थी, चाहे मुशर्रफ दौर था, वहां भी हम, इसका मतलब है रिफॉर्म्स किसी ने नहीं की, किसी ने मुल्क को स्टेबल ग्राउंड पे नहीं खड़ा किया। तो फिर हर एक को अपना जवाब देना चाहिए। फिर तहरीक साहब से भी 3.5 साल का आप लें, लेकिन पीछे से जो उनको बैगेज मिला, या फिर इन्होंने 3.5 साल उस तरह से रिफॉर्म्स नहीं की क्योंकि अनपॉपुलर थे, तो ये भी इनको भी 1.5 साल में फिर वो पैकेज मिला। तो ये सारे एक दूसरे पर छोड़कर जाते हैं। जो अब केयरटेकर आएगा उसके ऊपर भी होगा, और आइंदा जो गवर्नमेंट आएगी उसके ऊपर भी उसने 80 अरब डॉलर वापस कर रहे हैं। मगर बात तो ये है कि फिर ये या तो हम वोटर्स का भी मसला है कि हम झूठ ही सुनना चाहते हैं कि जी हम आएंगे, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। देखें अभी देखिएगा 6 महीने, शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज है कि 6 महीने में ना बदला। सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े होकर कह रहे थे जी अल्लाह का वास्ता है आप हमें दे दें, हम शबाना रोज दिन रात देखिए मेहनत करके इसको तरक्की की राह पर ले जाएंगे। आज वो क्या कह रहे हैं, अब हमें मौका दिया आपने, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जनाब हम तकदीर बदल देंगे। देखिए ये तो हर दफा यही हमारे लिए चूरन रह गया। बिल्कुल, ये स्लोगनेरिंग तो होती है। इसके अलावा जो आपने कहा कि इमोशंस जो हैं वो प्ले करते हैं, फैक्ट प्ले नहीं करता इलेक्शन में। ये तो आज से कोई 2-2.5 हज़ार साल पहले जो सुकरात जिसको कहते हैं और अफलातून जिसको कहते हैं, प्लेटो की फ़िलासफ़ी का ये सेंट्रल पार्ट था कि डेमोक्रेसी का मसला ये है कि इसमें अगर 2 लोग इलेक्शन लड़ें, एक डॉक्टर हो और एक जो है वो मिठाई की दुकान का मालिक हो, तो डॉक्टर क्या नारा लगाएगा कि मैं आपके बच्चों को उनकी बीमारियां दूर कर सकता हूं, लेकिन जो मिठाई की दुकान वाला है वो क्यों जीत जाएगा? वो कहेगा ये आपके बच्चों को कड़वी दवा देता है, उनके मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, मैं तो मीठी चीज़ें खिला रहा हूँ, आपको खुश कर रहा हूँ, मुझे वोट दीजिए, और वो जीत जाएगा। तो वो यही कह रहा था कि डेमोक्रेसी का सेंट्रल इशू ये है कि इसमें पॉपुलिज्म का आना इनेविटेबल है। उसकी वजह यह है कि इमोशंस के ऊपर सपोर्ट मिलती है और जज्बात के ऊपर लोग सपोर्ट करते हैं, कि सिर्फ जो आपको लुभा सकता है अपने बातों से या बयानात से वही प्रिवेल करेगा। तो इसमें आर्ट ही ये है, इसमें जो पार्टी आती है वो कोई रियलिस्टिक नारे तो नहीं बुलंद करती। बिल्कुल सही। मगर जब एक दफ़ा एक शख्स को आजमा लिया, उसकी कारकर्दगी आपने देख ली कि वो गलत साबित हुआ, फिर उसको आप कैसे कहेंगे कि आपने तो पिछली दफा भी यही कहा था, आप नहीं कर सके। आपने अब IPBs के मुआहिदे किसने किए, जिनकी वजह से आज ये 60 रुपए के करीब बिजली चली गई है, उसमें चोरी अलग और वो 400 अरब रुपए से ज्यादा की चोरी अलग हो रही है, ट्रांसमिशन लॉसेज अलग हो रहे हैं, उसमें किसी ने इन्वेस्ट किया, चले छोड़ दें। IPBs के मुआहिदे और जनाब कैपेसिटी पेमेंट, यानी बंद भी पड़ा है, आप बिजली नहीं भी बनाकर दे रहे हैं हमें, लेकिन आपको हम कैपेसिटी पेमेंट करेंगे कि आपका बंद पड़ा है, हम आपसे बिजली नहीं ले रहे, लेकिन आपको पैसे पूरे देंगे हम। देखिए ये भी ना बनाने के भी पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्मिज्म है ना, कि अगर आपने इलेक्शन में आवाम को बताना है कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है, तो ऐसे मंसूबे करें जो शॉर्ट टर्म में जल्दी से आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे जाए आके, क्योंकि रिफॉर्म करने के लिए तो कोई वेट आने के बाद भी कपड़े बेचकर गंदम, याद है आपको, कपड़े बेचकर आटा देना था शहबाज शरीफ साहब ने, वो ऐसा भूल जाते हैं कि उसके बाद वो ना आटे का पता है ना किसी और चीज का पता है। हाँ, वो अफसरान के लिए गाड़ियां जरूर हैं जी, ये तो कम से कम ना करें आप। जब ये कहते हैं जी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं कि 51 अरब रुपये आपके पास फंड्स भी हैं देने के लिए। कभी कहते हैं इलेक्शन, इतना बुरा हाल है कि इलेक्शन के लिए हमारे पास 10-15 अरब रुपए नहीं होते, और उसके बाद हम एक MNA के लिए जनाब 50-50 करोड़ रुपया देने को। ये लीड कैप्चर है ना, इसकी वजह देखें बेसिकली इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई कैसे करते हैं। वो कहते हैं वोट मिलता है हमें। अब पीपल्स पार्टी पे हम तनकीद कर लें जितनी भी कि वहाँ नेपोटिज्म है और वहाँ पे मौरूसियत है, लेकिन जब चूँकि डेमोक्रेसी का सिर्फ एक ही बेंचमार्क है कि अगर वोट मिल रहा है तो आपके पास इक़्तिदार का हक है, आप रूल कर सकते हैं। और वही है कि अगर पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने या शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने कोई इस तरह की पॉलिसीज़ परसू की हैं जो लॉन्गर रन में नहीं डिलीवर कर पाई, तो वोट ना मिले उनको। आखिर में अगर वोट नहीं मिलेगा, आखिर में हम ये बात कर लेते हैं, ये महंगाई एक आम आदमी को ये मसला है, जेन्युइन है, बेरोजगारी और महंगाई सबसे ज़्यादा ही है। ये चीज़ें होंगी तो वो अपनी सेहत का भी बेचारा कैसे ख्याल रखेगा, खुराक ही पूरी नहीं कर सकेगा, और अगर कहीं खुदा न खास्ता इससे भी बड़ा मसला परचेजिंग पावर का है। पाकिस्तान इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, ओपिनियन नहीं है मेरी। मसला ये है कि परचेजिंग पावर नहीं है। न्यूयॉर्क को आप सेट रखेंगे उस, मैं वही कह रहा हूँ कि मसला परचेजिंग पावर के ना होने का है, एम्प्लॉयमेंट के ना होने का है। चीज़ सिर्फ महंगी हो जाती है, उसको परचेज करना और अफोर्डेबिलिटी कैसे क्रिएट होनी है वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जॉब क्रिएशन करनी पड़ेगी, मार्केट एक्सपेंड करनी पड़ेगी, IT में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो बात तो हो रही है, लेकिन देखना यह है कितनी देर तक ये चीजें कानून साजी कर रहे हैं, उसके बाद IT का बेड़ा गर्क हो जाएगा।
जिस तरह के आप रेगुलेशन तो ऑब्वियसली रेगुलेशन तो होती है, इसके लिए आपको स्टेट क्राफ्ट की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, एक वेलफेयर इकोनॉमी तश्कील देनी पड़ेगी जिसमें आम आदमी का जो जिक्र है वो हो और उसको देख के पॉलिसी तश्कील दी जाए, ना कि अपनी गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाएँ, ना कि एलीट कैप्चर के थ्रू अपने बच्चों के प्रोटोकॉल्स के लिए फ़ैसले किए जाएँ। तो ये तभी होगा जब एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगी, जब आप सोचेंगे अवाम का ना कि अपना। तो अभी तो जो क्लास बैठी होती है फैसला साज, वो सारी वो क्लास है जो मुझे आपको या हमसे जो नीचे का तबका है उसको भी रिप्रेजेंट नहीं करती। ऐसे ही है और वो डिवाइड बढ़ती चली जा रही है। तो ये कम से कम ये नारे जो है ना चार्ट ऑफ इकोनॉमी के, वो बड़े अच्छे लगते हैं कि जी हाँ सारे बैठ के करें, लेकिन उस चार्ट ऑफ इकोनॉमी में फिर ये आप लिख दें कि जनाब जो भी आएगा वो अफसरान को दे देगा, इधर उधर पैसे दे देगा, तो फिर काहे का चार्ट ऑफ इकोनॉमी है। कम से कम ये तो ना करें, अपनी डायरेक्शन तो सेट करें, या जिस तरह से आप कहते हैं जी IT को हमें तरक्की देनी है तो फिर उसके लिए सहूलत भी पैदा करें। सिर्फ ये नारों से नहीं बात बनेगी, काम भी करना पड़ेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।